हेलो वंडरफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। आज मैं लेके आ गई हूँ क्लास 11th के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म 2 का पहला चैप्टर, जो कि है यूनिट 5, हमारा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो इसमें हम लोग देखेंगे पूरा चैप्टर। मैं रिवीजन वीडियोस बनाती हूँ और ये 11th स्टैंडर्ड के लिए मेरी इस चैनल पे टर्म 2 के लिए पहली वीडियो है। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और जो भी वीडियोस आती रहेंगी फॉर क्लास 11th आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप। हम लोग उनकी डेफिनेशन देखेंगे, पार्टनरशिप समझेंगे होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, disadvantages of partnership, types of partners, types of partnership firms, formation of partnership firm, partnership deed, registration of partnership firm, partnership process, registration process जो होता है पार्टनरशिप के लिए वो। फिर हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Then after that we will see types of companies, and then we see difference between private company and public company. Then we will see formation of joint stock company, then promotion. After that we will see incorporation of the company, capital subscription, commencement of business, important document used in formation of a company. So in short, we are going to see every topic in this video. We are going to learn every topic, like जो भी topics हैं हमारे इस चैप्टर में पार्टनरशिप में, उसको हम सारे टॉपिक्स को हिंदी में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हिंदी में नहीं, हमें बस समझना है उस टॉपिक को कि उसका मतलब क्या है। हिंदी, इंग्लिश आर जस्ट लैंग्वेजेस, बट वी want to know the meaning so that कि वो हमारे माइंड में आराम से बैठ जाए कि हाँ, उसका नाम आते ही हमें पता हो ये चीज ये है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड इफ यू हैडंट सब्सक्राइब्ड टिल नाउ, डू सब्सक्राइब राइट नाउ, राइट अवे। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है और ये किस एक्ट के अंदर आता है। तो इंडिया में पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट भी है। हर चीज का एक्ट होता है, कंपनी एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, हर चीज के लिए एक्ट बनाया दिया जाता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप के लिए भी एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप क्या है, फिर हम समझेंगे कि पार्टनर्स कौन होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट क्यों बनाया गया, क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज बेसिकली, अगर एक टर्म आपने सुना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही बंदा बिजनेस चला रहा होता है। अब उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, अब वो तो अकेले मैनेज कर रहा था, मैनेजमेंट जो कर रहा था वो अकेले अकेले कर रहा था। ठीक है, अब उसको लगा कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, आई नीड सम मोर पार्टनर्स, जो कि जिस सेगमेंट में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि वो सेल्स करता था लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर वो फाइनेंस अच्छे से नहीं देख पा रहा है, तो वो अपने साथ पार्टनर्स को जोड़ सकता है जो कि और चीजों को देख ले। तो इस तरीके से जब एक बिजनेस को एक से ज्यादा लोग, 2-3 हो सकते हैं पार्टनर्स, तो साथ में आके बिजनेस को चलाते हैं, काफी सारे लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस भी शेयर करने पड़ेंगे, तो सब चीजें शेयर करते हैं, डिसीजन लेते हैं साथ में, तो ये लोग सब मिलके कहलाते हैं पार्टनर्स। और जो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें साथ में लोग आ जाते हैं, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप। पहले हम जानते हैं कि ये किस एक्ट के अंदर आ जाता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये 1932 में ही बना था। इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who has agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Acting for all का मतलब है, इसके पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप कहलाएंगे। एक बंदा पार्टनर नहीं पार्टनरशिप में नहीं कहलाएगा। एक बंदा अगर 1 पर्सन है तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो फायदा होगा उसको शेयर करेंगे सब, जितना जितना जिसका हिस्सा होगा उस हिसाब से, ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सब चला रहे हैं या फिर कोई एक चला रहा है, एक्टेड
फॉर ऑल, एक काम कर रहा है बाकी सबको रिप्रेजेंट करते हुए एज अ पार्टनरशिप फर्म में। ओके, अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारा फर्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे हुई, किस तरीके से फॉर्म होती है, तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक हमारा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि 1932 में आया था। और ये उसके अंदर उसके ही रूल्स फॉलो करके आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, लीगल पार्टनरशिप, ठीक है। और जो सारी जो लीगल एग्रीमेंट होता है उसका, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी क्या है, अगर मतलब नुकसान हो गया, अगर बिजनेस में हमारा नुकसान हो गया तो नुकसान हमारा कौन पे करेगा, जो पार्टनर्स हैं उनको मतलब अपनी सेविंग्स तक देनी पड़ जाएंगी कि आपको डेट पे करना है, ठीक है। तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अपने घर तक बेच दो लेकिन लॉस आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो बैंक आपका घर ले जाएगी। तो इस तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, मतलब किसी भी तरीके से आपको अगर डेट आपने उधार लिया, डेट लिया, तो आपको किसी भी तरीके से उसको पे करना पड़ेगा, एनी हाउ। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, इसके लिए हमें दो टर्म्स को समझना जरूरी है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो हमारा ओनर है, जैसे कि जो हमारे अभी हम पार्टनरशिप की बात करें तो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल कहलाएंगे। एक ओनर, एक प्रिंसिपल, दूसरा ओनर, दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है। तो और दूसरा शब्द था जो कि मैंने बोला एजेंट। एजेंट क्या है, जैसे कि एक पार्टनर प्रेजेंट है, दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर प्रेजेंट है, दूसरा पार्टनर अभी प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे गया है या फिर उस टाइम है नहीं वहां पर, उस शहर में नहीं है। तो जो एक पार्टनर प्रेजेंट है वो एज अ एजेंट काम करेगा दोनों पार्टनर्स के लिए, मतलब जो नहीं है और खुद के लिए भी, खुद को एज अ पार्टनर ही काम कर रहा है लेकिन उसकी जगह पे वो एज अ एजेंट काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई काम करवाना होता है हम एजेंट के थ्रू करा लेते हैं, अगर हमें कुछ आधार कार्ड में चेंजेस करवाने हैं या कुछ चेंजेस करवाने होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, हम बोलते हैं ना हमने एजेंट से करवा लिया है। वीजा लगवाना होता है हम बोलते हैं एजेंट के थ्रू लगवाया है। सो एजेंट जो हमारी जगह पे काम कर रहा है, दैट इज आर एजेंट। तो वो पार्टनर दूसरे पार्टनर की जगह पे काम कर रहा है एज अ एजेंट, उसका भी काम कर रहा है, अपना भी काम कर रहा है। तो अपना काम कर रहा है तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा, लेकिन दूसरे का काम कर रहा है तो फिर वो उसका एजेंट कहलाएगा। और म्यूचुअली मतलब एजेंसी होती है, म्यूचुअली काम करते हैं सब, पूछ पाछ के एक दूसरे से डिस्कस करके, इस तरीके से। मेंबर्स, सो मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 2, मैक्सिमम इज 50। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है उसके लिए सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो डिसीजन होती है डे टू डे वर्किंग जो म्यूचुअल कंसर्न से डिसाइड होता है। म्यूचुअल मतलब सब मिलके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, म्यूचुअल मतलब सब बताएंगे कि ये तुम करो, ये तुम करो, इस तरीके से म्यूचुअल डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कोई भी पार्टनर ऐसे ही अपने जो शेयर्स हैं वो ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर देता है। उसको अगर अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो उसको दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा, अगर अपने शेयर किसी और पार्टनर को ट्रांसफर करने हैं। तो नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से क्या मतलब है, जैसे कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, वो रिटायर हो गया या कुछ हो गया उसको, अगर मतलब एक पार्टनर का बहुत नुकसान हो गया किसी और बिजनेस में, वो एकदम अब उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस में डालने के लिए एज अ पार्टनर, तो तब भी एक न्यू एग्रीमेंट हो सकता है, वो अपने शेयर अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उससे बेच दे या फिर कंसल्ट करके किसी और को पार्टनर बना दे अपनी जगह पे, वो उस दूसरे पार्टनर से डिस्कस करके उस चीज को करा जा सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक नया एग्रीमेंट बनाया जा सकता है, और इस तरीके से कंटिन्यूटी रहती है, बिजनेस चलता रहेगा। लाइक एक पार्टनर को कुछ हो गया, इससे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग में क्या है, रिस्क मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉस दोनों ही बेयर करने पड़ते हैं सारे पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड रेशियोज। रेशियो डिसाइड हुआ है, किसी का 70% रेशियो है, किसी का 30%। टोटल पर्सन क्या होता है 100, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं, एक का 70% है, एक का 30% है, तो फिर लॉस भी तो उसी तरीके से डिवाइड होगा, उसका 70% लॉस झेलना पड़ेगा और दूसरे वाले को 30% लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको फायदा भी उतना ही मिल रहा था। अगर इस तरीके कुछ डिसाइडेड ही नहीं कि किसका कितना
एग्रीमेंट नहीं है, रेशियो एग्रीमेंट नहीं है, तो दोनों को बराबर बराबर 50% दोनों को मिलेगा, प्रॉफिट्स भी और लॉसेस भी, अगर पहले से एग्रीमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप में हमारा इजी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप में ज़्यादा लीगैलिटी नहीं होती, जैसे कंपनी हम जब बनाते हैं बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती हैं, बट इन पार्टनरशिप बस आसानी से हो जाता है, इवन उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता, तो कितनी आसान फॉर्मेशन है इसकी। नेक्स्ट है हमारा मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो फाइनेंस होता है वो तो पार्टनर्स ही लाते हैं, तो वो जितना भी ले आए, तो इस तरीके से कितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितनी उनके पास है वो लगा सकते हैं कंपनी में। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स में वो लोग म्यूचुअली मिलके एक बैलेंस डिसीजन लेते हैं सारे पार्टनर्स मिलकर। बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेसी बनी रहती है, किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और किसी फाइल में नहीं लिखा, किसी अकाउंट्स में शो नहीं किया, या रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कंपनी में क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बट पार्टनरशिप में लोग अक्सर इस चीज़ को छुपा जाते हैं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा पार्टनरशिप में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो तो अंदर की बात है। सो रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग भी होती है, तो अब कोई बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है थोड़े टाइम के लिए, तो रिस्क शेयर हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, किसी एक पर पूरा तरीके का बिल्कुल वो नहीं आ रहा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, बट इन पार्टनरशिप यू कैन शेयर दैट। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी वाले में हमने पढ़ा था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई घर तक बिक जाता है, अगर लॉस हो गया तो आपको कैसे ना कैसे करके लॉस चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप पार्टनरशिप में हो, बट इन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, करो पूरा पे करो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है आपके पास। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, द पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यूटी एज डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड रिटायरमेंट, अगर कोई डेथ हो गई, दो ही पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई या फिर रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, उसने कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ, तो फिर इस तरीके से लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी आ जाती है। लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, पार्टनर्स हैं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते, कम लोग होंगे, कम लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है अगर किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं बना, किसी चीज़ पे बात पे एग्री नहीं करे पार्टनर्स, तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयाँ हो सकती हैं बीच में। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक रिलाई नहीं करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रिपोर्ट्स कोई बताता नहीं है अंदर की बात क्या चल रहा है, तो जो पब्लिक वो किस तरीके से विश्वास करे, आप कैसे विश्वास कर लोगे उन पर, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो है वो हमारे 6 टाइप के होते हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं क्या क्या है। एक होता है हमारे एक्टिव पार्टनर्स, फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर्स, क्या होते हैं, जो कि हमारे पार्टनर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑलरेडी बता दिया गया है ऊपर, एंड मैनेज बिजनेस एक्टिविटी, मतलब हर चीज में पूरी तरीके से पार्ट लेते हैं, वो होते हैं एक्टिव, जगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं। सो ये है हमारे एक्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स, सोते हुए पार्टनर, सोते रहते हो, ऐसा ही कुछ है इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए इसका नाम ऐसा है। अ स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एक्टिवली काम नहीं करते, पैसा लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है इनकी, लेकिन ये आके डे टू डे काम नहीं देखते हैं, ये आके वहां पे काम नहीं करते हैं, तो ये अपना पैसा दे दिया इन्होंने आपके काम में, आप काम कर रहे हो, उनका पैसा लगा हुआ है, तो इस तरीके से भी होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं डोरमेंट पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स, सोता रहता है। नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स क्या होते हैं, ये कैपिटल लगाते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इनकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी बट हिज एसोसिएशन विद द बिजनेस इज कीप सीक्रेट, ये एक सीक्रेट पार्टनर होता है, ये किसी को बताया नहीं चाहता है, ये भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी है इनकी, और इनका
इन्होंने पैसे भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, एक सीक्रेट पार्टनर है, छुपा के रखा हुआ है। एक्टिविटीज में भी मतलब अपनी इनपुट देते रहते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर नाम के पार्टनर, नॉमिनल मतलब ही होता है नाम का, नॉमिनल है, नॉमिनी है, अभी बना नहीं है, नॉमिनी कर दो, नॉमिनेशन कर दो इसका, इस तरीके से वर्ड निकलता है नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, has no share in profit and loss, does not participate in management activity, but has a unlimited liability, and always the firm to use his name as partner for the goodwill of the firm। ठीक है, ये हमारा नाम का पार्टनर होता है, इसको लॉस बट हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसको भी नुकसान होगा तो बेयर करना पड़ेगा। ये कैपिटल नहीं लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता है, और ये एक्टिविटीज में भी नहीं आता है। लेकिन हो सकता है कि बहुत ही फेमस कोई पर्सनालिटी है, उसको हमने ऐसा अपना पार्टनर नाम के लिए बना लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस भी ऊपर चले जाएगा उसके नाम से। तो इस तरीके से हमारे नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल्स, partner by estoppels is a person who has no partnership in the firm but represent himself as a partner by his own words or conduct. He does not contribute capital, does not participate in the management, does not share profit and loss, but has an unlimited liability. इसकी भी unlimited liability होती है, और ये कैपिटल नहीं लाता, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, और किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये बताता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, ये खुद को अपना फर्म का पार्टनर बोलता है पूरे वर्ल्ड को, तो ये कहलाता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में भी सेम ही है हमारा एस्ट्रोपल्स वैसा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो होल्डिंग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, इसकी भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, ये भी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, इसका कोई कैपिटल नहीं होता, ये एक्चुअल पार्टनर ही नहीं होता, लेकिन ये ऐसा दिखाता है, लेकिन कंपनी इसका नाम यूज करती है कि ये हमारा पार्टनर है इस तरीके से, एंड वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करता है, ठीक है। एस्ट्रोपल्स और होल्डिंग आउट सेम सेम से इतना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो जो डिफरेंस है वो मेजरली क्या है, एस्ट्रोपल्स में जो पर्सन है वो इस तरीके से अपने बिहेवियर से लोगों को जताता है कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है, अपना बिहेवियर और कंडक्ट से बताता है मैं भी उस फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है, वो एक्चुअली में पार्टनर है नहीं, ठीक है, ये हो गया एस्ट्रोपल्स। एंड होल्डिंग आउट में क्या है, मतलब जो फर्म है वो उसका नाम यूज करती है कि ये हमारे पार्टनर है, लेकिन वो बंदा भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है। सो ये डिफरेंस है एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट में। पार्टनरशिप फर्म्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है ड्यूरेशन, दूसरी है लाइबिलिटी। ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक रहेगी वो, और लाइबिलिटी हमारी होती है वही, लाइबिलिटी अभी हमने पढ़ा था कि लाइबल रहते हैं हम डेप्ट पे करने के लिए, वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। सो लाइबिलिटी पे जो इनकी सब कैटेगरीज है वो भी देखते हैं। पहला है हमारा पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, फर्स्ट है ड्यूरेशन। सो फर्स्ट हमारा, उसके अंदर हमारी फर्स्ट सब कैटेगरी है पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से सब लोग आए हैं, जब तक चाहेंगे तब तक कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से आए हैं, जब तक रहना चाहेंगे तब तक रहेंगे, इनडेफिनिट टाइम तक, जब खत्म करना चाहेंगे पार्टनरशिप तब खत्म भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल, जितने समय तक करना है करो, ड्यूरेशन कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस, प्रोजेक्ट या फिर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकती है, जब वो अकॉम्प्लिश हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो ये कहलाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारी पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सो फर्स्ट है हमारी जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें सभी की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। जो नॉर्मल टाइप ऑफ पार्टनरशिप हमने ऊपर पढ़ा था वही इस कैटेगरी में आता है, जर्नल पार्टनरशिप में, जिसमें सबको के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। भाई अगर नुकसान होगा तो सबको पे करना पड़ेगा, घर बेच दो मगर पे करो, सो नुकसान सबको झेलना पड़ता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं सभी पार्टनर्स के पास। नेक्स्ट, अगर एक अनलिमिटेड हो गया तो दूसरा लिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड पार्टनरशिप जो सेकंड है हमारा, इसमें क्या होता है, कुछ मेंबर या एक पार्टनर हो सकता है जिसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है।
तो इस पार्टनर जो इसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसके पास कोई राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्ट लेने का फर्म की, और अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है ऑफ द लिमिटेड पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है उस पार्टनर को तो उसका फर्म पे कोई असर नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसमें क्या है कि सारे पार्टनर के पास तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है बट एक पार्टनर के पास लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन उसका मैनेजमेंट में कोई काम ज्यादा होता नहीं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है वो काफी आसान तरीका, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स जो क्रिएट की जाती है उसको बहुत ही इजी तरीका माना जाता है। सबसे इजी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जस्ट स्टार्ट हो जाओ। पार्टनरशिप को भी इजी माना जाता है, लेकिन जो कंपनी होती है, जो मेथड होता है कंपनी, वो डिफिकल्ट होता है। तो हम पहले समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता कैसे। तो ये दो या दो से अधिक जितने भी लोग होंगे सारे लोग एग्रीमेंट में आ जाएंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे साथ में आके कि एग्री कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से इन टर्म्स पे, और हम एक फर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है, अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो आगे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका फायदा रहता है। रिटन एग्रीमेंट का ये फायदा होता है, आगे जाके अगर कोई दिक्कत आती है तो रिटन एग्रीमेंट का फायदा है। अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा, कल को जाके कोई दिक्कत आ जाती है पार्टनरशिप में, कोई पार्टनर डिनाई कर जाता है किस चीज से, तो कहाँ जाओगे, कोर्ट में क्या दिखाओगे, पेपर में अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो क्या दिखा पाओगे। सो रिटन एग्रीमेंट्स जरूरी होते हैं इंस्टेड ऑफ ओरल एग्रीमेंट, रिलायबल नहीं होते। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट्स अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन किए जाते हैं कि क्या क्या करा जाएगा पार्टनरशिप में, किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन पार्टनर्स हैं, सब कुछ। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कैपिटल contribution by each partner, profit sharing ratio, duties and obligation of the partners, interest on capital, interest on drawing, salaries and withdrawals of partners, terms governing admission, retirement and dissolution, mention methods of solving disputes, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। ये सब चीजें स्पेसिफाई की जाएंगी पार्टनरशिप डीड में, इस तरीके से बनती है जिससे कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उस पॉइंट को फॉलो करा जाए उस प्रॉब्लम के टाइम पर, जो कि डिसाइड हुआ था म्यूचुअली इनिशियली स्टार्टिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसके अंदर होता है? वो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है। 3-4 बार बता चुकी, अब तो याद हो गया होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी टू डू द पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं है, ये भी बता चुकी हूँ। लेकिन एक रजिस्टर फर्म होती है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं एज कंपेयर टू नॉन रजिस्टर फर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझेंगे। किसी भी टाइम में ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, जरूरी नहीं कि जब फॉर्म कर रहे हो तभी रजिस्टर कराना है। आगे आपने फॉर्म कर लिया, आगे आपको लगा कि अब नीड है कि हमें अपनी फॉर्म जो है वो रजिस्टर करा लेनी चाहिए, तो जब जाके आप रजिस्टर करा सकते हो। तो क्या करना होता है? इट रिक्वायर्ड द पार्टनर्स टू फिल एप्लीकेशन duly signed by all the partners, register फॉर्म भरना होता है, सारे पार्टनर्स को साइन करने होते हैं, उसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। और उस फॉर्म में क्या क्या होता है? नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सब चीजें आ जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? एंट्री हो जाती है रजिस्टर ऑफ फर्म में एंड विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपकी एंट्री हो गई है। रजिस्टर्ड फर्म्स जो हैं, पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर हैं, उसमें आपकी उस पोर्टल पे एंट्री हो गई है, ये रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं अगर आपने नहीं कराया रजिस्टर, नॉन रजिस्टर्ड हुआ, तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर्स। केस फाइल नहीं कर सकते, कल को जाके कोई दिक्कत होती है तो आप अपने पार्टनर्स या अपनी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने रजिस्टर ही नहीं किया। कौन सी फर्म, कैसी फर्म, नहीं मान रहे, रजिस्टर ही नहीं थी। नेक्स्ट, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर ऑफ द फर्म
फर्म अगर बाकी सारे पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर पे केस करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फर्म्स को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, बिकॉज क्या होगा, अगर आपके साथ आपकी फर्म के साथ किसी थर्ड पार्टी ने, किसी बाहर के कस्टमर ने आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर पाओगे। कंपनी विल नॉट, लाइक द फर्म कैन नॉट पुट अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, बिकॉज आपकी फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो उसमें एक इंसान होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। पार्टनरशिप में थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है तो आपको बहुत सारा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बना लेते हैं, जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड एंड वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स आके उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको लगता है इसमें फायदा होगा, तो साइज इसका बड़ा होता है, इसीलिए हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप नहीं इतना इन्वेस्ट कर सकता का, वहां पे हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल बिजनेसेस में हम लोग मोस्ट सुटेबल ये रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, ये हमारा कंपनीज एक्ट 1956 में आ जाता है, जैसे वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आता था, ये वाला हमारा कंपनीज एक्ट 1956 में आ जाता है। इसमें ये डेफिनेशन हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेशन को समझेंगे, आधा चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सारे वर्ड्स इतने डिफिकल्ट हैं, चलो इसी से हम लोग एक और चीज, एक और हेडिंग समझ लेते हैं, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा शब्द है हमारा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। चारों हमारे फीचर में आ रहे हैं ये, तो एक एक करके सब कुछ समझ लेते हैं, उससे हमें डेफिनेशन भी फिर से मैं आऊंगी डेफिनेशन में आपको बताने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, फर्स्ट फीचर है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, लाइक बहुत सारे लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं। किसी एक, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज थी। ठीक है, और पार्टनरशिप में भी कुछ लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, उनके पास भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन कंपनी में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। सो कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है, अपने आप में एक पर्सन की तरह काम करती है। सो लॉ में वो एक लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है, कंपनी अपने आप में एक पर्सन की तरह काम करे। सो दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि इंटेंजिबल है, हैज नो एट्रीब्यूट्स, लाइक ह्यूमन नहीं है वो कोई, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, उसकी अपनी सेपरेट लीगल पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सो उसके मेंबर से अलग एक कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, उसके जो लोग हैं उनसे अलग। उसका अपना नाम होता है, कि कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है उस कंपनी की, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। एंड मेंबर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटी, और उसके मेंबर्स और कंपनी दो सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज हैं, लोग अलग अलग है, एक ही नहीं है। ये चीज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेम थी। पार्टनरशिप में वही लोग थे, लेकिन बिजनेस कंपनी, जो स्टॉक कंपनी होती है वो अलग होती है, और उसके जो लोग होते हैं वो अलग एक लीगल आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं, माने जाते हैं, या फिर ये बोला जा सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड है हमारा परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन बहुत ईजी होता है, इसका नाम बड़ा डिफिकल्ट है बट इसका मीनिंग बहुत ईजी होता है। इसका मतलब है कोई भी आए कोई भी जाए कंपनी में, कितने लोग आए कंपनी में कितने लोग चले गए, लेकिन कंपनी चलती रहती है। हिंदी में इसका मतलब यही है, कितने लोग कंपनी ज्वाइन करेंगे, कितने लोग कंपनी से जाएंगे, रिटायर होंगे, डेथ होगी, कुछ भी होगा, लेकिन कंपनी चलती रहेगी इररिस्पेक्टिव हु इज कमिंग हु इज गोइंग। सो परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज। लिमिटेड लाइबिलिटीज एज एन जो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, जो कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट्स मतलब जो कंपनी का शेयर्स हैं, जो कंपनी के कैश फ्लो है वहां पर, वही कंपनी की प्रॉपर्टी है। लोगों के घर जा जाके तुम उसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकते, जैसे कि पार्टनरशिप में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कॉमन सील। कॉमन सील इज लाइक अ आइडेंटिटी कार्ड और अ नेम। So every company has a different common seal. तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका अपना सिग्नेचर भी होता है। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का जो सिग्नेचर होता है उसको कॉमन सील बोला जाता है, कंपनी की सील। ठीक है, सिग्नेचर का सब्स्टिट्यूट है कॉमन सील। लाइक आर्टिफिशियल पर्सन है वो, तो जो कंपनी का सिग्नेचर है वो क्या है, कॉमन सील। नेक्स्ट, कंट्रोल। तो यहां तक हमने देखा, हम सारे पढ़ लेते हैं पहले फीचर्स, फिर मैं आपको उस डेफिनेशन पे ले जाऊंगी। कंट्रोल, द स्टेक होल्डर्स इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल अमंग देमसेल्फ टू मैनेज द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। कंट्रोल किसका रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल रहता है कंपनीज में। जो सारे लोग हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं म्यूचुअली डिसाइड करके फॉर द कंपनी, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द डिसीजन मेकर फॉर द कंपनी, एंड डायरेक्टर आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, मतलब वो जवाबदेही रखते हैं टू द स्टेक होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो इसमें आसान होता है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी डिफिकल्ट था, बट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कंपनी में कोई भी किसी को भी अपने शेयर्स बहुत ही आराम से ट्रांसफर कर सकता है। रिस्क बेयरिंग। सो रिस्क बेयरिंग लॉसेस इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बोर्न बाय द शेयर होल्डर्स। जो सारे लोग हैं सबको मिल के रिस्क बेयर करना पड़ता है। सो शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स, जो होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ही रिस्क बेयर करते हैं। ओके, लेट्स गेट बैक टू ओके, चलो वापस उसी डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो कि हमारी कंपनीज एक्ट 1956 में बताई गई है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी एक खुद की पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल सक्सेशन कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहेगा, सक्सेशन चलता रहेगा। एंड अ कॉमन सील, और उसका अपना एक सील भी है, सिग्नेचर भी। दैट्स इट, आ गई डेफिनेशन समझ में, इजी थी। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज हमारी दो तरीके की होती हैं, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। सो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका डिफरेंस देख लेंगे और आप लोगों का काम बन जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें हमारे मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200। लेकिन हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें हमारे मिनिमम मेंबर होते हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती। नेम, जो नेम होता है उसके आगे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, प्राइवेट कंपनी में हम प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, ये मस्ट होता है। और पब्लिक कंपनी में हमें लिमिटेड लिखना होता है, सिर्फ लिमिटेड। प्राइवेट वाले में हमें लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में सिर्फ लिमिटेड। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में हमारे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हमारे जो होते हैं प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शन, आप आराम से अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं।
मिनिमम पेड अप कैपिटल, जो मिनिमम पहले जो शुरुआत में जो कैपिटल लगाई जाती है उसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है। सो मिनिमम कैपिटल प्राइवेट कंपनी के लिए हमारी है 1 लाख रुपी और पब्लिक कंपनी के लिए हमारे है 5 लाख रुपीज। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हमारे जो हैं प्राइवेट कंपनी में कैन अलॉट शेयर विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें हम लोग अलॉट कर सकते हैं अपने शेयर्स को जब हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शंस मिले भी नहीं है तब भी। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, कैन नॉट अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। ये वाला हम डिटेल में आगे समझेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आगे आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगी। कम्यूजमेंट ऑफ बिजनेस, कम्यूजमेंट ऑफ बिजनेस मतलब चलाना बिजनेस को। सो शुरुआत करना, कम्यूज करना। सो प्राइवेट कंपनी में बिजनेस कैन स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बिजनेस कब शुरू किया जा सकता है प्राइवेट में? जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी हम बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और हमारा पब्लिक में भी सेम ही है, बिजनेस कैन स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कम्यूजमेंट, इसमें भी सेम ही चीज है। इनिशिएशन, इन्विटेशन, प्राइवेट कंपनी में हमारे पब्लिक इज नॉट इनवाइटेड फॉर इशू ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर इशूड टू जनरल पब्लिक, इसमें इनविटेशन दिया जाता है पब्लिक में और प्राइवेट में नहीं दिया जाता। सो बेसिकली ये सारे हमारे पॉइंट्स थे, तो इसको एकदम समराइज समझ लेते हैं एक बार। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली बहुत ही प्राइवेट अफेयर होती है। अगर किसी को बहुत बड़ा बिजनेस चलाना है और वो नहीं चाहते कि ज़्यादा शेयर होल्डर्स उनके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हों, तो प्राइवेट कंपनीज आर द बेस्ट फॉर देम। एंड पब्लिक कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा सब, मतलब आपके काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? बेसिकली ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में बताया गया है। वन पर्सन कंपनी, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये रिसेंटली एडेड हुआ है, लाइक 2013 में ही आया है। जैसे कि ये हमारा कंपनीज एक्ट है वो तो है हमारा पहले का है जो कि है 1956 का, लेकिन ये अभी रिसेंटली आया हमारा 2013 में। सो 1956 का जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसमें ये रिसेंटली आया है वन पर्सन कंपनी। सो 1 पर्सन कंपनी हम समझते हैं क्या है। ये 2013 में अमेंडमेंट्स हुए थे, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस जो हुए कंपनीज एक्ट में, उसमें ये हमारा आया 1 पर्सन कंपनी। ये एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है। कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ये 1 पर्सन की कंपनी होती है। फीचर ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में क्या क्या होता है? पेड अप कैपिटल, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो 1 पर्सन कंपनी में 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है 1 पर्सन कंपनी में एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। फायदा हो गया यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है ये। जो लाइबिलिटी होती है वो कंपनी पर ही रहती है, उस पर्सन पे नहीं आती है। जबकि एक ही पर्सन है, शेयर होल्डर एक ही है, लेकिन सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी अलग है, पर्सन अलग है। 1 पर्सन कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी 1 एंड मैक्सिमम 15। 1 हो सकता है या मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। द शेयर होल्डर हैज टू मेंशन अ नॉमिनी व्हाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। अपना नॉमिनी उसको बताना पड़ेगा कि कौन होगा आफ्टर हिम। द नॉमिनी हैज टू गिव हिज कंसल्ट इन राइटिंग एंड ही शेल नॉट बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ एनी अदर 1 पर्सन कंपनी। वो नॉमिनी जो है वो और किसी 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी नहीं हो सकता और वो रिटन में देगा कि मैं उसका नॉमिनी बनने के लिए रेडी। 1 पर्सन
one-person company are not very common in India. To overcome the problem faced by some proprietors, Companies Act 1923 initiated the concept of one-person company. जो प्रॉब्लम आ रही थी सोल प्रोपराइटरशिप को देखते हुए उसको हैंडल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया. जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है क्योंकि उसमें 2 ही स्टेप्स है. लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कम्यूसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है बिकॉज उसमें 4 स्टेप्स हैं. नेक्स्ट, प्रमोशन जो फर्स्ट स्टेप है दोनों के लिए, उसका समझते हैं. फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में. ठीक है, स्टेजेस आपको बता दिए हैं, यही स्टेजेस एक एक करके हम देखने वाले हैं. इसमें क्या है, जो आपका आइडिया है स्टार्ट करने का बिजनेस उसको ये बताया जाता है. प्रमोशन इंक्लूड ऑल द स्टेप्स फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल आइडियाज टू स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी टिल इट इज फॉर्म्ड. जो आइडिया से लेकर पूरा जो प्रोसेस होता है वो हमारी प्रमोशन में आ जाता है. और जो एंटायर प्रोसेस होता है वो हमारा प्रमोटर्स जो होते हैं, प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिनका आइडिया है कंपनी बनाने का, वो लोग हमारे प्रमोटर्स कहलाते हैं. तो वो उस आइडिया को आगे रखते हैं कि हाँ चलो इस चीज की कंपनी बनाई जाएगी, ये हमारा आइडिया है. तो वो कौन लाता है, प्रमोटर्स. क्या करते हैं, प्रमोशन. इसमें हमारे स्टेप्स आ जाते हैं, फॉलोइंग स्टेजेस हैं हमारी इसमें 6 स्टेजेस आ जाती हैं. सबसे पहला आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. पहले जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है उसको पहचानो कि किस चीज का बिजनेस करना है, आइडिया. फेसिबल स्टडीज करो. फेसिबल स्टडीज क्या है, इन एंड आउट पूरा नेचर उस प्रोडक्ट का, मार्केट का, उसके लिए स्टडी की जाए. तो टेक्निकल फेसिबिलिटी चेक की जाएगी, फाइनेंशियल फेसिबिलिटी चेक की जाएगी, मतलब उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है. इकोनॉमिक फेसिबिलिटी चेक की जाएगी कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा. इकोनॉमिकली चेक किया जाएगा. कितना फाइनेंस चाहिए होगा, उसके लिए फाइनेंशियल फेसिबिलिटी. टेक्निक, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कौन सी अवेलेबल है, कौन सी ज़रूरत है. नेक्स्ट, नेम अप्रूवल कराया जाएगा. जो कंपनी होती है वो एक नेम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर अप्रूवल. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी होती है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है कि जैसे 90% जो शेयर्स हैं, 90% जो इशूड कैपिटल है वो हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आ जाती है. जैसे कि हमने इशू किए 1000 शेयर्स इशू किए 100 रुपीज पर शेयर, तो उसमें से 900 शेयर्स हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे जो कि सब्सक्राइब हो जाने चाहिए 120 डेज के अंदर. अगर नहीं हुए तो फिर रिटर्न कर दी जाएगी एप्लीकेंट्स को. मनी जो है वो एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. जो स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर सकती है कंपनी, डिवेंचर्स और स्टॉक किसी में भी अप्लाई कर सकती है, दोनों में से किसी में भी. और 10 वीक्स जब आपने मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए डाली, उसके 10 वीक्स के अंदर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. अगर नहीं हो पाता है तो क्लोजर हो जाएगा सब्सक्रिप्शन लिस्ट का और अलॉटमेंट बिकम्स वॉइड. अलॉटमेंट खत्म हो जाएगा और मनी वापस कर दिया जाता है सबका. नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अब सब चीजें ठीक हो गई तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाता है. अलॉटमेंट लेटर्स दी जाती हैं और अगर नहीं होता है तो फिर 30 डेज के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हो जाता है. ओके, लास्ट है हमारा कम्यूसमेंट ऑफ बिजनेस को जो हमारे पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है कम्यूसमेंट ऑफ बिजनेस. फिर जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर जो पब्लिक कंपनी है वो अप्लाई करेगी कम्यूसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के लिए और जो रजिस्ट्रार है वो एग्जामिन करेगा ऑल द डॉक्यूमेंट्स. अगर डॉक्यूमेंट सब सही होंगे तो फिर कंपनी को एज अ लीगल आइडेंटिटी स्टार्ट कर सकती है अपने बिजनेस को. ओके, हम लोग आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के. उसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि वर्ड बार बार अभी यूज हुए थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस. ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनका मीनिंग आपको शायद ना पता हो अगर आपने अच्छे से 11th में पढ़ाई नहीं की है तो.
करी है तो वेरी गुड, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इनका मतलब बता देती हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं, ये जो होता है हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी को, कंपनी की पूरी जानकारी दी जाती है कि कंपनी की पावर क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, और कंपनी का रिलेशनशिप कैसा रहेगा स्टेक होल्डर्स के साथ, मतलब कितनी अथॉरिटी उनके पास होगी। सो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे, नेम क्लॉज आ जाता है जिसमें हमारा कंपनी का नाम आता है। सिचुएशन क्लॉज, इसमें रजिस्ट्रार जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं वो आ जाती हैं। नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, सो सिचुएशन क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस इसमें आ जाते हैं। इनको आप जाके नोट्स से देख सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो अंदर की जो जानकारी होती है कंपनी के बारे में वो बताता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करने थे वो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाते हैं। तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें हमारे द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ ईच class of shareholders, procedure for making allotment of shares, procedure for issuing share certificates, procedure for transfer of shares, procedure for forfeit of reissue, procedure for conducting meeting, voting, quorum, proxy, procedure for appointment and removal of directors, duties and powers and remuneration of director, managers and officers, procedure for winding up of a company, procedure for declaration and payment of dividend, procedure for regarding maintenance of financial records and their audit, seal of the company. नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिकली एक इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिवेंचर। वेरी इजी, प्रोस्पेक्टस दिखा के तो हम लोग बेचते हैं, ये हमारे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, आओ हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। सो प्रोस्पेक्टस ऐसे ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है कि उसके शेयर्स क्यों लिए जाए उसके बारे में बताया जाता है, उसमें क्या क्या फायदे होंगे वो सब बताया जाता है। That's it for this video, and if you like this video so do subscribe this channel because आप लोग 11th में तो मैं 12th की भी वीडियोस डालती हूँ जिससे कि आपके लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। सो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप नीचे उस चैप्टर का नाम लिख के भेजिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, मैं उसकी वीडियो डेफिनेटली लाऊंगी। मेरा टारगेट है 100 कमेंट्स एंड 100 लाइक्स। सो